हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप न करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़े और लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था। तो आपका उत्तर होगा 7 भागों में विभक्त था। क्या? भारतीय समाज। किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखें। अगला देखते हैं कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया। तो आपको याद रखना है सिल्क मार्ग आरंभ किया था कनिष्क ने। ठीक है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया। तो आपको याद रखना है कनिष्क ने आरंभ किया था। अगला देखते हैं कि भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई। भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। किस डेट को? 10 फरवरी को। ठीक है, 10 फरवरी को क्या मनाया जाता है तो भी आप याद रखें कि राष्ट्रीय स्वच्छता या स्वच्छ दिवस। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो प्रश्न पढ़ते हैं कि भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है या अंतर होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ऑफ नहीं और है। ठीक है, और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है। तो आपका उत्तर होगा 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। किसमें? एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर कितना होता है। तो आपको याद रखना है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है इन दोनों में। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो आपका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला देखते हैं कि कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका उत्तर होगा पुष्कर मेला। ठीक है, पुष्कर मेला है जो ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन राज्य है या कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका उत्तर होगा झारखंड। ठीक है, झारखंड वह राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। अगला देखते हैं कि हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है। हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है। तो आपका उत्तर होगा वृहत हिमालय श्रेणी। ठीक है, वृहत हिमालय श्रेणी है जो सबसे प्राचीनतम है। अगला देखते हैं कि पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है। पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है। तो आपका उत्तर होगा पूर्वोत्तर भूभाग में स्थित है। ठीक है, कौन से? एक पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में स्थित है। तो आपको याद रखना है पूर्वोत्तर भूभाग में स्थित है। अगला देखते हैं भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका उत्तर होगा बाबर। ठीक है, बाबर था जो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। कौन? बाबर। अगला देखते हैं कि खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा। खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा। तो आपको याद रखना है वह मुगल शासक था बाबर। ठीक है, बाबर ने एक खानवा का युद्ध लड़ा था और एक घाघरा का युद्ध लड़ा था। अगला देखते हैं कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो आपको याद रखना है एक हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। अगला देखते हैं कि
सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो आपका उत्तर होगा किसने अपनाई थी? तो आपको याद रखना है अपनाई थी अकबर ने। ठीक है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो आपको याद रखना है अकबर ने अपनाई थी। ठीक है, कौन सी नीति? सुलह कुल की। अगला देखते हैं कि इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? तो आपको याद रखना है अकबर को दिया था। ठीक है, किसका दर्जा? राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा दिया था किसको? अकबर को। अगला देखते हैं कि भारत 22वां क्या है? भारत 22वां क्या है? तो आपको याद रखना है भारत 22 क्या है? तो आपको याद रखना है क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETE। ठीक है, भारत 22 क्या है? तो आपको याद रखना है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए? भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए? तो आपका उत्तर होगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में सबसे पहले रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली में। अगला देखते हैं कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है जो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अगला देखते हैं कि भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो आपका उत्तर होगा पूर्ण रोजगार। ठीक है, पूर्ण रोजगार है जो राजकोषीय नीति में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा? पूर्ण रोजगार। अगला देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली बकरी कौन सी है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली या दूध देने वाली बकरी कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा जमुनापुरी। ठीक है, जमुनापुरी बकरी है जो सर्वाधिक दूध का उत्पादन करती है। कौन सी? जमुनापुरी। अगला देखते हैं या जमुनापरी। अगला देखते हैं कि भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई है? तो महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। ठीक है, कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। अगला देखते हैं कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है हाथी महोत्सव मनाया जाता है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है हाथी महोत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, अगला देखते हैं मैं दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? मैं दम में फाई किस प्रदेश का त्योहार है? तो आपको याद रखना है असम का त्योहार है। ठीक है, कौन सा? मैं दम में फाई। ठीक है, किसका त्योहार है? तो आपको याद रखना है असम का त्योहार है। अगला देखते हैं कि गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? गुरुमुखी डोगरी सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो आपको याद रखना है यह हुई है शारदा लिपि से। ठीक है, शारदा लिपि से 3 लिपियों की उत्पत्ति हुई है। वो कौन सी है? एक है गुरुमुखी, एक है डोगरी और तीसरी है सिंधी। ठीक है, और इन सभी लिपियों की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो आपको याद रखना है वह लिपि है शारदा लिपि से हुई है। अगला देखते हैं कि एजुत्सान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? एजुत्थचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो किस प्रदेश का है? केरल का। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? पहले ध्यान से पढ़िए एजुथचान। ठीक है, एजुथचान पुराकारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो आपको याद रखना है यह पुरस्कार है केरल का। ठीक है, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अगला देखते हैं वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार?
वास्तव श्री पुरस्कार। तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो भी सच सच बताएं, ठीक है, जिससे कि हमारे आपकी प्रिपरेशन का हमें पता चलता है कि आपकी पढ़ाई कितनी है, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।